देखिए, हम लोग आज देखते हैं शक और सीथियन वंश। वैसे तो डायरेक्ट सिलेबस में शक और सीथियन के नाम से उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए हमारी अनिवार्यता है कि हम लोग इस टॉपिक को शुरू करें। ठीक है। और अब हम लोगों के सामने पहले जो बात आ रही है निकल करके कि ये शक और सीथियन ये कौन है। क्लियर। अब आप याद रखिएगा पहली चीज कि आपने पोस्ट मौर्य पढ़ा था, मौर्योत्तर वंश का आप अध्ययन कर रहे हैं इस समय। तो मौर्योत्तर काल में, सॉरी इसको कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में पहला विदेशी आक्रमण किसका हुआ था? फर्स्ट जो विदेशी आक्रमण है, ये विदेशी आक्रमण किसका है? तो बच्चों आप क्लास याद रखिए, जब हमने पुष्यमित्र शुंग पढ़ाना शुरू किया था तो वहाँ हमने सब कुछ बताया था। ठीक है, कि मौर्यों के पतन का इंतजार कर रहा था उत्तर पश्चिम में बैठा हुआ कौन? हिंद यवन। याद आया? तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट विदेशी जो आक्रमणकारी हैं वे कौन हैं? तो आप कहेंगे सर वो हिंद यवन है या इंडो ग्रीक है। ठीक है, आप चूंकि जानते हैं इसलिए हम चलिए लिख उठा, हिंद ग्रीक है या हिंद यवन है। बच्चों अब हम सेकंड भी कर लेते हैं। क्लियर। और आप देख रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सस्ता क्वेश्चन बहुत है, लेकिन ये आपके विकेट को गिरा सकता है। और जो सेकंड फॉरेन इन्वेजर्स हैं या विदेशी आक्रमणकारी हैं वह कौन है? शक हैं। शक हैं। अब इन शकों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों आप या तो इतना ही लिख लीजिए, सीथियन कर लीजिए। देखिए लेकिन ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या है? तो आप या कर लो यहां और आप कहोगे हिंद सीथियन। इनका शुद्ध नाम है हिंद सीथियन या इंडो सीथियन। क्लियर। और जो थर्ड आक्रमणकारी हैं, विदेशी आक्रमणकारी हैं प्राचीन भारत में, वे कौन हैं? तो आप कहोगे कि सर वो पहलव हैं। पहलव हैं। ठीक है। और प्राचीन भारत पर आक्रमण करने वाला अंतिम विदेशी कौन है? तो आप कहोगे कि सर जो फोर्थ हैं आक्रमणकारी वे कौन लोग हैं? आप कहोगे कि सर वो लोग कुषाण हैं। क्लियर। तो आपने ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। क्लियर हो गई इतनी बातें? अब हमको क्या करना चाहिए? अब हमको ये हम चूंकि पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं आप, तो अब हमको ये पढ़ना है सेकंड। तो आप सेकंड आक्रमणकारी या शक और सीथियन ये आपकी हेडिंग पढ़ जानी चाहिए। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है शक और सीथियन। शक और सीथियन नहीं, या सीथियन। तो बच्चों सबसे पहली चीज छोटी छोटी तरह से एकदम जीरो से लेकर चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हल्के क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन लोग पढ़ते ही नहीं, इसलिए वहाँ गलती हो जाती है। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस अगर गलत होते हैं तो वह हमारे लिए घातक होता है। तो ये सब कहाँ के निवासी हैं?
शक कहाँ के निवासी हैं? आप कहोगे कि सर ये लोग सीर दरिया या चीन के रहने वाले हैं। चीन में एक नदी है सीर दरिया। अब आप कहेंगे किताबों में कुछ और लिखा गया है, तो वो भी लिख लीजिए आप। तो आपकी किताबों में ये लिखा गया होगा जक्सा, जक्सा लिखा होगा और आर टेड लिखा होगा। जक्सा आर टेड, ये क्या है? नदी घाटी, नदी है और इसी नदी घाटी के निवासी हैं कौन? शक या सीथियन। ठीक है। अगर मान लीजिए ये भी पूछे कि सीर दरिया या जक्सा आर्टेड के किस तट पर रहते हैं ये, तो आप कहोगे कि सर पश्चिमी तट पर रहते हैं। कौन? ये आप पढ़ रहे हैं, शक और सीथियन। अब हमको एक चीज याद रखना है, ठीक है, कि चीनी ग्रंथ, ये तो आप जान चुके हैं ये नदियां कहाँ बहती हैं या नदी कहाँ बहती है? चीन में बहती है। तो चीन के दो ग्रंथ हैं, एक है सी की और दूसरा है सिन हाउसू। सी, ये देखिए लिखा है सी की, क्लियर, और सीन हान सु, हानसु, ये हानसु, सी की और सीन हानसु। ठीक है, ये दो किताबें हैं, क्लियर। और इन दोनों किताबों में शकों को क्या कहा गया है? तो आप कहोगे कि शकों को सई कहा गया है। सई, शकों को क्या नाम दिया गया है? सई नाम दिया गया है। ये भी आप जान गए। अब आप एक छोटा सा और हेडिंग डालते जाना, अच्छा छोटी छोटी हेडिंग डालते जाना, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, अब ये देखो, आप लिखो शकों का पड़ोसी। पड़ोसी तो जानते ही होंगे सभी लोग, पड़ोसी। तो जो शकों का पड़ोसी है वह कौन है? आप कहेंगे चीन में दो प्रांत हैं, शकों का पड़ोसी कौन है? तो आप कहेंगे, पहले तो आप लिख लो पड़ोसी कौन है। यू ची कबीला है। अब बच्चों ये जो यूची कबीला है, यह यूची कबीला कहाँ रहता है चीन में? आप कहोगे चीन के दो प्रांत हैं, कानसू और निक्सिया। कान सु और निगसिया, ये दो प्रांत हैं, क्लियर। और इन्हीं दोनों प्रांतों में रहते हैं यूची। और यूची कौन है? शकों के पड़ोसी हैं। शक कहाँ रहते हैं? सीर नदी घाटी में रहते हैं, या सीर दरिया, ठीक है, नदी घाटी में रहते हैं। ये भी आप जान गए। अब अगर हमसे पूछा जाए तो आप ऐसे लिख देना, फिर लिख देना ऐसे, यूची का पड़ोसी कौन है? तो आप कहोगे यूची के तो दो पड़ोसी हो गए, एक तो शक ही है, ठीक है, और लेकिन वो तो हम जान ही रहे हैं, तो हमको दूसरा पड़ोसी लिखना होगा। तो आप कहेंगे इनका दूसरा पड़ोसी है हूण। हूण, हूण लिखा जाता है, ठीक है, ये हूण है, ठीक है, हूण है, क्लियर। अब बच्चों ये हूण के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्या है? यह काफी बर्बर है। बर्बर किसे कहते हैं? आप जान रहे हो, पशुवत जीवन में जो विश्वास करते हैं। तो इन हूणों ने क्या किया? देखो, अब ऐसे लिखो, ऐसे हूण लिखा आपने, ठीक है। फिर हूणों ने किस पर आक्रमण किया? ये देखो, हूणों ने यूची पर आक्रमण किया। यूची पर आक्रमण किया। यूची क्या करेंगे? ये यूची हारेंगे। जब ये यूची हारे
तो हारने के बाद ये कहाँ गए? आप कहेंगे सीर नदी घाटी में गए या सीर दरिया में गए। सीर नदी घाटी में गए या जक्सा ऑर्टेड में गए। ठीक है, ये छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, एक बार जान लिया, बस जान लिया। सीर नदी घाटी में गए, ये भी आपने जान लिया। सीर नदी घाटी में कौन रहता है? तो आप कहोगे शक रहते हैं। तो इसका मतलब शकों से और युचियों से संघर्ष होगा या नहीं होगा? आप किसी के घर में ब्लात इंटर करेंगे तो लड़ाई होगी ना भाई। तो युचि और शक में जब लड़ाई हुई तो अब ये शक क्या होंगे? शक हार गए, ये शक हारे। तो जब ये शक हारे तो भागेंगे ना, जिंदा रहने के लिए भागेंगे कि नहीं भागेंगे? तो ये भाग के कहाँ पहुँचे? तो आप कहोगे कि सर ये भाग करके बैक्ट्रिया पहुँचे। कहाँ पहुँचे? अफगानिस्तान पहुँच गए। ठीक है, अफगानिस्तान के कहाँ पहुँच रहे हैं? बैक्ट्रिया में पहुँच गए। ठीक है, अब जब ये बैक्ट्रिया में पहुँचे तो हुड़ों ने क्या किया? अरे सॉरी, युचियों ने क्या किया? देखिए, युचियों ने अटैक किया है कहाँ पर? सीर नदी में। तो ये हारे हैं कौन? शक। शक हार के कहाँ आए? बैक्ट्रिया है। फिर इन्होंने, युचियों ने बैक्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। अब कहाँ जाओगे? क्लियर? तो अब आप याद रखेंगे कि जब युचि, देखिए एक साइड में कर देते हैं युचि, इनका आक्रमण ये दिखा दे रहे हैं। अब यहां पर कौन रहता है? शक रहते हैं, ये तो आप समझ रहे हो। तो जब शक हारेंगे तो ये भागेंगे, तो भागने के बाद कहाँ जाएंगे? आप कहोगे कि सर यह ईरान चले गए। ठीक है, भागे तो यह ईरान चले गए। जब ये ईरान गए तो ईरान में भाई कोई किसी का शासन तो चल रहा होगा, तो आप हेडिंग क्या करोगे? हेडिंग कर सकते हो या उसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हो। तो बच्चों एक चीज देखो, हमने बहुत टैक्टफुली वर्क किया है और मैं सोचता हूं कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो अब आप एक चीज देखिए, शक कहां आ गए? शक भाग करके, ये देखो, शक भाग करके ईरान में आ रहे हैं। तो ईरान खाली थोड़ा था, ईरान में भी तो कोई था। ठीक है, तो ईरान में कौन था? तो आप कह दोगे कि सर ईरान में है पहलो को कुछ और नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे सर पार्थियन के नाम से जाना जाता है, पार्थियन। ठीक है, पहलो को पार्थियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहां पर आपको याद रखना है कि जब ये पार्थियन के पास गए तो पार्थियनों ने क्या किया? इनको पराजित कर दिया। पहलो शासक कौन है? ये भी आप लिख लो, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन लिख लो, मित्रदात। ठीक है, तो मित्रदात, ठीक है, सेकंड है, ठीक है ना, सेकंड कर लीजिएगा। सेकंड से इनका संघर्ष होगा, मतलब पार्थियन और किससे संघर्ष हो रहा है? शक से संघर्ष हो रहा है या पालो से संघर्ष हो रहा है। उसका परिणाम क्या होगा? किसी के घर में जाके हराना आसान काम है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर उसमें शक हार गए, शक हार गए। जब ये शक हारे तो अब आप बताओ ये पुनः कहाँ भागेंगे? तो जाहिर सी बात है, जब शक हारे तो ये पुनः अफगानिस्तान में आएंगे, अफगानिस्तान में आएंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान में कहाँ आए, तो आप कहेंगे कि सर सिस्तान में आ गए, सिस्तान। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि सिस्तान किस नदी के घाटी में बसा हुआ है, तो आप कहोगे कि सर हेलमंद नदी घाटी में है, हेलमंद नदी घाटी में है, ईरान से लगा हुआ प्रांत है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये कहाँ आ गए? सिस्तान में आ गए। अब ये सिस्तान में भी, ठीक है, रुकते नहीं, पड़ोसी है, वो अटैक करता रहेगा। तो फिर ये सिस्तान से भाग के कहाँ आए?
ठीक है, आप कहेंगे शकदीप आ गए, शकदीप आ गए। तो आपको बताना है तत्कालीन भारत आज तो पाकिस्तान में है वो, लेकिन पाकिस्तान का वह कौन सा प्रांत है जिसे शकदीप कहा जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे, बात आप समझना, ये हम क्वेश्चन बना चुके हैं, आपको देंगे क्वेश्चन। ठीक है, कि प्राचीन भारत का वह कौन सा प्रांत है या वर्तमान पाकिस्तान का वह कौन सा प्रांत है जिसे शकदीप कहा जाता है था। तो आप कहोगे सर सिंध, सिंध, सिंध प्रांत लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सिंध प्रांत में आकर के बस गए। ठीक है, तो जब ये शकदीप आएंगे तो इनकी अर्थव्यवस्था तब तक क्या हो जाएगी, बार बार ये मार के भगाए जा रहे हैं। ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ ऐसे भाग रहे हैं, तो इनकी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी आप बताओ। तो भाई जाहिर सी बात है कि इनकी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। ठीक है, और यहीं शकदीप में ही शक दो भागों में बट गए। ठीक है, कौन दो भागों में बट रहे हैं, एक और दो, दो भागों में बट गए। तो जो पहला भाग है वह भाग क्या कहा गया, उत्तरी शक, उत्तरी शक। और दूसरा जो पार्ट हुआ वो है पश्चिमी शक। बात आई समझ में। ठीक है, पश्चिमी शक। अब यहां प्रश्न आता है कि ये सब जो बातें आप कर रहे हो या आगे भी करोगे तो उसका आधार क्या है, मतलब ये सब जो बातें आपने किया है या आगे शकों को आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसका आधार क्या है। तो आप हेडिंग डाल दो, शक इतिहास के जानने के साधन, शक इतिहास के जानने के साधन क्या है। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों, शक इतिहास को जानने का जो साधन है उसमें है, यह इतिहास जानने का स्रोत लिख लो, स्रोत। तो उसमें 2 पॉइंट कर लेना, एक साहित्य हो जाएगा और दूसरा पुरातत्व हो जाएगा। क्लियर। तो अब आप देखो कि साहित्य में कौन कौन साहित्य आते हैं। तो आप कहोगे कि सर महाभारत आता है, जो हमारा क्या है, आदि ग्रंथ या आदि काव्य है, महाभारत। दूसरा प्राचीनतम क्या है, काव्य है ये, तो महाभारत। तो महाभारत में इन शकों का विवरण दिया गया है, उल्लेख किया गया है, विदेशी जातियां बताया गया है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा है वार्तिका। वार्तिका किसकी किताब है, आप कहोगे कि सर ये कात्यायन की किताब है, कात्यायन की है। अब यहां देखो क्वेश्चन बन गया आपसे। ठीक है, क्वेश्चन तो यहां पर भी है। ठीक है, शक और पहलों का उल्लेख करने वाला कौन, आदि ग्रंथ है। ठीक है, महाभारत या महाकाव्य है, महाभारत है। फिर कात्यायन की किताब क्या है, वार्तिकी है। और इस वार्तिके में वार्तिका में है, और वार्तिका में क्या लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें शकों का नाम क्या बताया गया है। तो आप कहेंगे शकों का नाम शकंधु बताया गया है, शकंधु बताया गया है। क्लियर। और अब एक पॉइंट आपको और याद रखना है, वो क्या है, आप कहेंगे मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। अब आप सातवाहन डायनेस्टी का क्लास याद रखिए, क्या बताया गया था उसमें। ठीक है, कि जो सातवाहन हैं उनको दयनीय स्थिति में किसने पहुंचाया था, शकों ने पहुंचाया था ना। तो आप याद रखिएगा, इसी मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि सातवाहनों के बाद दक्कन में किस विदेशी शासक
का शासन प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ लिख लेना कि सातवाहनों के बाद दक्कन में शकों का शासन प्रारंभ हुआ था, शकों का। ठीक है, मतलब शकों ने ही सातवाहनों को अंधकार युग में पहुंचाया था। फिर जीपीएस ने या गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, ठीक है, शकों को पराजित करके सातवाहनों को स्थापित किया था। लेकिन अंतोगत्वा, ठीक है, जो उत्तरवर्ती सातवाहन शासक हैं वो सत्ता को संभाल नहीं पाए थे और फिर वह शकों के हाथों में चला गया था। ये भी आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद आपको कुछ और लिटरेचर पढ़ना है। ठीक है, आप अभी तो नहीं बताया गया है, आगे चल के आपको बताया जाएगा। ठीक है, गुप्त डायनेस्टी के अंदर। तो देखिए, एक बंदा आएगा, वहां नाम होगा उसका राजशेखर। अब राजशेखर की किताब क्या है? आप कहोगे कि सर राजशेखर की किताब है काव्य मीमांसा। मीमांसा। और एक किताब और है विशाखदत्त। और विशाखदत्त की किताब का क्या नाम है? आप बोलोगे कि सर मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। एक किताब और आती है बाणभट्ट के, और वो आप जानते हो हर्षचरित्र। ठीक है, तो लिख लोगे ना बाणभट्ट की किताब। यहाँ पर देखो लिख देते हैं बाणभट्ट, और इनकी किताब है हर्षचरित्र। ठीक है, अब इसमें क्या बात किया गया है? ठीक है, इसमें शकों के एक शासक का उल्लेख किया गया है जिसको सकारी कहा गया है। सकारी। ठीक है, इतना पहले कर लो। और यह सकारी की खास बात क्या है? तो आप कहेंगे कि सर सकारी ने गुप्त सम्राट रामगुप्त को पराजित किया था, और पराजित करने के बाद उनकी पत्नी, नवविवाहिता पत्नी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी की मांग किया था। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी की मांग किसने किया? इसी शक शासक ने, शक राजा ने किया था। क्लियर? और अब हमारे सामने क्या बात आती है? जब हम इतनी बातें जान गए हैं, लिटरेचर से जान गए हैं, ठीक है, तो यार हमको एक लिटरेचर और जानना है, लेकिन उस लिटरेचर को हमें हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट हम कैसे करते हैं ये देखिए। इनसे निकाल दीजिए, क्योंकि ये सारे मैटर आपको इजली किताबों में, इजली तो नहीं लेकिन मिल ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो आपको अकाट्य और अलग बनाते हैं। तो ये देखिए, एक जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ मतलब जैन धर्म की किताब है, और वह किताब का नाम क्या है? कालकाचार्य, ठीक है, कथानक। कथानक। ठीक है, पूछा गया है आपसे बस इतना ही, कालकाचार्य। ठीक है, कथानक। ये क्या है? एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, इस जैन ग्रंथ में क्या बताया जा रहा है कि कालका नाम का एक क्या है? जैन आचार्य है। जैन आचार्य है। इसी जैन आचार्य ने मालवा के राजा, मालवा का राजा है, कौन है उसका नाम? गर्द भिल्ल। ठीक है, तो कालका ने या कालकाचार्य ने, आचार्य ने, ठीक है, मालवा के शासक गर्दभिल्ल को पराजित करने के लिए शकों को निमंत्रण दिया था, और शकों ने गर्दभिल्ल पर आक्रमण करके गर्दभिल्ल को पराजित किया था और उसकी हत्या भी किया था। लेकिन इसी गर्दभिल्ल का बेटा है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। इसी विक्रमादित्य ने, ठीक है, शकों को पराजित करके शकों को पराजित किया। पराजित किया। तो जब ये शक पराजित होंगे
तो ये भाग के कहाँ जाएंगे? तो आप कहोगे कि ये पराजित होने के बाद भाग करके मथुरा आए थे, ठीक है, और मथुरा में शकों का राज स्थापित किया था। लेकिन बच्चों ये तो ठीक है, इस अवसर पर विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था। विक्रम संवत चलाया 57 BC ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। है ना महत्वपूर्ण टॉपिक? ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ये मैटर सब जल्दी नहीं मिलते हैं। क्लियर? बात तो आ गई समझ में, ठीक है। अब मेरा हम इसको हटा लेते हैं और आ जाते हैं किस पर? पुरातत्व पर आते हैं। तो मालवा का शासक कौन है? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य ने कौन सा संवत चलाया? पढ़ चुके हैं। कब चलाया? पढ़ चुके हैं। अब आइए आगे देखते हैं पुरातत्व। तो पुरातत्व में एक हम देखते हैं, पहला देखते हैं नहपान का जुन्नार गुहालेख। नहपान का जुन्नार, ठीक है, गुहालेख। क्लियर है? और नहपान का ही नासिक अभिलेख है, ठीक है। इसमें सब शकों का और सातवाहनों के संघर्ष की बात की गई है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये आप बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप पहले बात करें, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, तो आप जानते ही होंगे, हम पढ़ा चुके हैं, पाली बताया था ना। तो आप कहोगे कि नहीं, जूनागढ़ अभिलेख सर संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला पहला अभिलेख है। और इस पर क्या खास बात है? तो इसमें 2 सम्राटों का नाम लिखा है। वो कौन से सम्राट हैं? एक साथ लिखा गया है, मतलब दादा और पोते का नाम लिखा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पोते अशोक महान का नाम लिखा गया है। किस सेंस में लिखा गया है? तो आप कहोगे सुदर्शन झील के निर्माता के रूप में लिखा गया है, और दोनों के गवर्नरों का नाम भी लिखा गया है, ठीक है। इसका गवर्नर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का आप कहेंगे पुष्यगुप्त वैश्य, पढ़ चुके हैं। और अशोक का गवर्नर कौन है? तुषास्प। तो तुषास्प कौन था? यवन था, ठीक है, एक विदेशी था। और उस विदेशी को आप क्या बना रहे हैं? गवर्नर बना रहे हैं। इसका मतलब तो ये हो गया ना साफ साफ कि योग्यता के लिए राष्ट्रीयता कोई बाधा नहीं थी। यह सिद्ध करता है। क्लियर हो गया? अब एक बात इसके अंदर आप और याद रखिएगा कि जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के किस शिल्पी का नाम दिया गया है? किस शिल्पी का नाम दिया गया है? ये तो बड़ी बात हो गई। तो आप कहेंगे सर सुविशाख का नाम दिया गया है। और रुद्रदामन ने अपनी इसी स्थापत्यकार या शिल्पी के माध्यम से सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था। क्लियर हो गई इतनी बातें, ठीक है। अब एक और अभिलेख है राजबुल। ये राजबुल कौन है? आप कहेंगे मथुरा का एक शक क्षत्रप है। इसी का एक अभिलेख है, ठीक है। उस अभिलेख का नाम क्या है? सिंह है। सही कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है। सिंह शीर्ष अभिलेख। क्लियर? और इसके बाद क्या है बच्चों? एक बात आप याद रखिएगा, मालवा से पाए गए कुछ सिक्के हैं।
मालवा से प्राप्त किए गए सिक्के हैं। लिख लीजिएगा, मालवा से प्राप्त किए गए सिक्के हैं। अब ये सिक्के किसके हैं? आप कहेंगे कि सर शकों के अंतिम दीपक, अंतिम चिराग, इसके बाद शक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय का है, थर्ड का है। ठीक है, तो क्या इससे जानकारी मिल रही है कि रुद्र सिंह तृतीय का सिक्के, चांदी के सिक्के कहाँ से पाए गए हैं? मालवा से पाए गए हैं। ठीक है, और इन सिक्कों को पुनरांकित कराया है, रीमिनिटिंग कराया है। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने। मतलब शकों को पराजित करने के बाद ही चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। और गुप्तों में याद रखना, ठीक है, हम आगे भी बताएंगे, गुप्त पढ़ाने के समय भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली बता देंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी किताबों में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तमाम किताबों में लिखा है कि गुप्तों में, ठीक है, चांदी का सिक्का किसने चलाया, तो उसके बहुत चीज़ें लिखी गई हैं। तो वो सब चक्करबाजी मत रहिए। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, ठीक है, गुप्तों के पहले शासक हैं जिन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया है। किस अवसर पर जारी किया है? शकों को पराजित करने के बाद। अब क्या करिएगा? पूरा तत्व आप जान गए, तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए। क्या हेडिंग डालेंगे? शकों की शाखाएं। तो अभी तो पढ़ा था आपने, शकों की 2 शाखाएं हैं और ये शकद्वीप में बनी थी। फिर से लिखिए, शकों की शाखाएं। तो जो शकों की शाखाएं हैं ये 2 हैं। ठीक है, एक है क्लियर उत्तरी शक, और दूसरा कौन था? अभी आपने पढ़ा, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, और वो है पश्चिमी शक। पढ़ा था ना? अब आप कह दीजिए कि उत्तरी शक हैं, उन उत्तरी शक, तो उत्तरी शक की 2 शाखाएं हैं, 2 भागों में बढ़ जाएंगे। तो क्या कहोगे? एक एक भाग को आप कहेंगे कि तक्षशिला के शक, तक्षशिला के शक। और दूसरा कौन सा है? आप कहोगे कि सर वो क्षत्रप वंश के नाम से जाने जाते हैं, क्षत्रप वंश के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब हमको एक चीज और याद रखना है, समझ रहे हो ना? अब जो क्षत्रप वंश है इसको हमें 3 भागों में बांट देना है। ये देखो, क्षत्रप वंश की 3 शाखाएं हैं। ये देखो, 1, 2 और ये 3। ठीक है, आप कहोगे कि मथुरा के क्षत्रप सबसे स्ट्रांग शासक हैं ये, या क्षत्रप हैं ये। मथुरा के क्षत्रप वंश एक हो गया। दूसरा कपिसा, कपिसा पढ़ चुके हैं आप, उत्तरी काबुल, कपिसा के शक क्षत्रप। ठीक है, और एक और आता है यार, तीसरा पंजाब के शक क्षत्रप। ये बड़ा विवादास्पद चीज है, पंजाब के शक क्षत्रप। ठीक है, तो आपने ये क्षत्रप भी जान लिया। अब बच्चों लेकिन ये तो बचा हुआ है, पश्चिमी शक बचा हुआ है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर हम इसको ऐसे कर देते हैं, पश्चिमी शक की 2 शाखाएं थी। ठीक है, आप कहेंगे कि सर एक को कहा जाता था छहरात शक और दूसरे को कहा जाता था कादरमक शक। क्लियर हो गया? यहां तक की बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसमें देखो मैटर वोटर है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना इंड तक है। क्लियर? तो आप आओ उत्तरी शक, आप एक बार ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। देखो
अब हमने क्या किया, उत्तरी शक हमने हेडिंग डाल दिया। ठीक है ना, इजी है, लेकिन आप लोग इसे छोड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं लिखा। तो लेकिन अगर एक क्वेश्चन पूछा तो आप 10,000 लोगों से पीछे जाते हैं, आप याद रखिए, अगर वो क्वेश्चन गलत होता है तो। इसलिए आप ध्यान देंगे, जो उत्तरी शक है इसका शासन क्षेत्र आप लिखो, ऐसे छोटे में लिखो शासन क्षेत्र। तो इनका शासन क्षेत्र कहाँ है, आप कहोगे कि सर इनकी राजधानी तक्षशिला है, बस तक्षशिला है, ठीक है। आप कह दो कि इसका जो प्रसिद्ध शासक है, उत्तरी शकों में जो प्रसिद्ध शासक हैं, मतलब रिनाउंड रूलर, प्रसिद्ध शासक कौन कौन है, ठीक है ना। तो बच्चों प्रसिद्ध जो शासक हैं वो दो हैं, मावेज और एजेज, मावेज और एजेज, ये आपने कर लिया, ठीक है। लेकिन हमको यहां पर देखो क्या क्वेश्चन छिपा हुआ है, जरा ध्यान देना, ध्यान देना इस पर। देखो इसको आप ऐसे रिंग करो, हाईलाइट कर लिया। अब आप याद रखिएगा कि भारत में शासन करने वाला प्रथम शक कौन है। भारत में शासन करने वाला, या तत्कालीन तो पाकिस्तान में, इसमें वर्तमान में, तो तत्कालीन भारत में शासन करने वाला प्रथम शक कौन है, ये लिखा हुआ है मावेज, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना होगा मावेज शुरू में किस रूप में यहां पर शासन करता था, तो आप कहेंगे मावेज प्रारंभ में पहलव का क्या था, सामंत था, ठीक है, क्लियर। आप कहोगे ये कैसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर पंजाब क्षेत्र से, ठीक है, पंजाब क्षेत्र से मावेज की क्या मिली है, पंजाब क्षेत्र से मावेज के सिक्के मिलते हैं, ठीक है, क्लियर, या मुद्राएं मिलती हैं। तो इन मुद्राओं पर क्या लिखा हुआ है, आप पहली बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पंजाब क्षेत्र से शकों की जो मुद्राएं मिलती हैं उस पर दो लिपियों का प्रयोग है। देखो ये लिख दिया है, दो लिपि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और इसमें, ठीक है, क्या नाम लिखा गया है, आप कहोगे कि सर मावेज का नाम लिखा गया। अच्छा हाँ, दो लिपियां कौन कौन सी हैं, पहले तो ये तो आपने बताया नहीं, तो क्वेश्चन पूछेगा। तो आप कहोगे कि सर खरोष्ठी लिपि, ठीक है, और ग्रीक लिपि, ठीक है, खरोष्ठी और ग्रीक। तो अब खरोष्ठी लिपि में इसका नाम लिखा गया है मावेज। और एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, कि इसकी जो उपाधि है वो उपाधि क्या है, आप कहेंगे रजत, रजती, रजस महतस, रजस महतस, ये इसकी टाइटल है, उपाधि है। अब मावेज का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका भाई होगा एजेस, ठीक है। अब एजेस के बारे में क्या है, आप कहेंगे कि सर जानकारी नहीं है। संभव है कि इसी ने हिंद यमन शासक यूथिडेमस के वंशजों को से युद्ध किया था और उनको दयनीय स्थिति में लाया था। यूथिडेमस आपने कल पढ़ा था, ठीक है ना। अब लेकिन इसका जो एजेज फर्स्ट का जो बेटा है, ये फर्स्ट कर लीजिएगा, इसका जो बेटा आएगा वो है एजेज सेकंड आ गया। अब बच्चों एक हमको बात और करनी है, जो एजेज सेकंड है, ठीक है, यही उत्तरी शकों का अंतिम शासक है। इसके बाद इसके पूरे क्षेत्र में किसका अधिकार हो जाएगा, पहलव अधिकार हो जाता है, पहलव सत्ता स्थापित हो जाती है। क्लियर हो क्या। अब उत्तरी शक के बाद हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, आप कहोगे कि सर क्षत्रपों को पढ़ना पड़ेगा या क्षत्रप वंश पढ़ना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल दो क्षत्रप वंश,
क्षत्रप वंश, अरे क्षत्रप वंश, ठीक है। तो आप कहोगे कि क्षत्रप वंश के शासकों में कौन कौन आते हैं या इनके केंद्र क्या हैं, तो अभी तो आपने पढ़ा था, ठीक है ना। कौन कौन सा है, आप कहोगे कि सर एक तो मथुरा है, दूसरा कपिसा है और तीसरा पंजाब है। अभी आपने इसके पहले लिखा था। लेकिन अब हमको एक चीज यहां रखना होगा कि क्षत्रप वंश के शासकों की उपाधियां क्या हैं। क्षत्रप वंश के जो शासक हैं इनकी उपाधियां क्या हैं, तो आप कहोगे कि सर दो हैं। ये देखिए दो लिख दिया है, दो उपाधियां हैं। एक क्या है, बैसिलस वेसिन, वेसिन, और दूसरी कौन सी है, तो आप कहोगे कि सर दूसरी है महतस की उपाधि है, ठीक है ना। ये है। अब एक चीज देखना है, तो ये जो 3 केंद्र हैं उसमें हमको पहला केंद्र उठाना है और वो है मथुरा के क्षत्रप। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मथुरा के क्षत्रप कौन कौन है। हेडिंग डाल दीजिएगा आप, ठीक है। मथुरा केंद्र से शासन करने वाले शक क्षत्रप कौन कौन है, तो यहां मथुरा के क्षत्रप लिख लीजिए, मथुरा के क्षत्रप, ठीक, मथुरा के क्षत्रप, ये हो गया। अब हमको याद रखना है कि कौन कौन शासकों की जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले इनका नाम लिख लेते हैं। तो मथुरा के जो क्षत्रप हैं, शक क्षत्रप हैं, उनमें पहला नाम है हगान, ठीक है, हगान। और दूसरा कौन सा है बच्चों, तो आप कहोगे कि सर हगान के बाद एक और आता है और वो कौन है, आप कहोगे कि सर वो है, बोलो, बहुत आसान है, ठीक है, और वो है हखा, ठीक है, मान, ठीक है, हखा मान। तीसरा शासक कौन है, प्रसिद्ध शासक कौन है, राजबुल, ठीक है। अब इसके बारे में कोई जानकारी है, हगान और हखामन के बारे में कोई जानकारी, आप कहोगे नहीं सर। अब राजबुल के बारे में क्या जानकारी है, आप कहेंगे कि सर ठीक है, हखामान के बाद यही राजबुल, ठीक है। देखो हगामास भी इसको लिखा जाता है, हखामान को हगामास भी लिखा जाता है, ठीक है ना, याद कर लेना, हखामान या हगा मास या मस, ठीक है, हिंदी में लिखोगे तो मस हो जाएगा, हगामस, ठीक है ना। अब ये राजबुल का अभिलेख कौन सा है, तो आप कहेंगे सिंह शीर्ष अभिलेख है, ठीक है, और इसी में, ठीक है, ये विवरण दिया गया है, ठीक है। और बच्चों पहली बात याद रखना है कि सिंह शीर्ष अभिलेख में ही राजबुल को पहली बार महाक्षत्रप कहा गया है। आपको बताना है कि वह शक शासक कौन है जिसने महाक्षत्रप की उपाधि को धारण किया था, ठीक। अब हमको एक बात याद रखना है कि राजबुल की सिक्कों पर उपाधि क्या है, आप कहोगे कि सर राज है। कितना कंफ्यूजिंग मैटर है, चोलों से मिल जाता है ये, ठीक है। लेकिन इस वंश का जो चौथा शासक है वह कौन सा है, चौथा और अंतिम शासक है, आप कहेंगे सर वो है सोडास। अब यह मथुरा के क्षत्रपों का अंतिम दीप है, ठीक है, और इसी के बाद यह दीपक बुझ जाएगा, ठीक है। और इस पर किसका अधिकार हो जाएगा, मथुरा के क्षत्रपों पर किसका अधिकार हो जाएगा,
आप कहोगे कि सरसोड़ा सत्ता को नहीं संभाल पाए और कुषाण शासक या कुषाण वंश में इनका अंत हो गया, ठीक है ना, कुषाण राज में इनका विलीन हो गया, ठीक है। अब हमको इसके बाद मथुरा के बाद जो शेष हैं कपिसा और ये कोई मतलब नहीं है, पहली चीज़ वो हमारी कंट्री की बात भी नहीं है, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो है पश्चिमी भारत के शक। तो जो पश्चिमी भारत के शक हैं, उसमें हमको दो नाम तो जानना ही था, हमको एक कादर्मक शाखा जानना था, ठीक है, और दूसरा कौन सा जानना था। तो आप कहोगे कि सर एक तो कादर्मक शाखा है और दूसरा क्षयरात शाखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, जब आप सातवाहन पढ़ रहे थे तो वहाँ आपको क्या बताया गया था? वहाँ आप बताया गया था कि क्षयरात वंश के शासकों ने ही सातवाहनों को अंधकार में लाया था, ठीक है। और फिर सातवाहनों का एक यशस्वी शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी। अरे हमको पहले ये पढ़ना चाहिए था, हमने इसको शुरू कर दिया, क्षयरात को शुरू कर दिया, सॉरी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, ठीक है। अब बच्चों यही जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है वह क्षयरात वंश के जो शासक हैं, वह कौन है क्षयरात वंश का शासक? तो आप कहोगे कि सर नहपान, और इसी नहपान को पराजित कर नहपान और, ठीक है, जीपीएस गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच एक युद्ध लड़ा गया था। वो कहाँ लड़ा गया था? आप कहोगे कि सर गोवर्धन में लड़ा गया था। और इस विजय के उपलक्ष्य में जीपीएस ने कुछ दान दिया था। आप कहेंगे सर अजकालकी नाम का गांव दान में दिया था। अजकालकी पढ़ चुके हैं ना? कालकी नामक गांव को दान में दिया था। किसे दिया था? बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया था। ये आप पढ़ चुके हो। फिर ये कहा था कि नहपान का एक दामाद था जो पुणे में शासन करता था या पूना में शासन करता था, उसका नाम भी हमने आपको बता रखा ना, उसाव दत्त। फिर हमने वहाँ पर कहा था कि उसाव दत्त की भी हत्या किसने किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया था। और फिर वहाँ हमने जोगलथम्बी की बात की थी। तो जोगलथम्बी से हमने आपसे कहा था कि 13,250 क्या होती हैं? यह मुद्राएं मिलती हैं, ठीक है, चांदी की मुद्राएं मिलती हैं। और उसको, ठीक है, पुनरांकित कराया था किसने? जीपीएस ने पुनरांकित कराया था। लेकिन बच्चों जो पश्चिमी भारत के शकों की क्षयरात शाखा है उसका संस्थापक ही हमने आपको नहीं बताया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर उसका संस्थापक भूमक है, मैटर कोई है? आप कहेंगे नहीं सर कोई मैटर नहीं है, ठीक है। हाँ, ये आपसे पूछ जरूर सकता है, ठीक है, कि भूमक की राजधानी क्या थी? भूमक की राजधानी क्या थी, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र में एक स्थान आता है नासिक, यही इसकी राजधानी थी। क्लियर होगी बात? और अब हमको एक चीज और याद रखना है, ठीक है, कि क्षयरात के सिक्के कहीं से मिलते हैं या भूमक के सिक्के कहीं से मिलते हैं? आप कहिएगा सर जी राजस्थान से लेकर के पूरे मालवा और महाराष्ट्र तक इसके सिक्के फैले हुए हैं, ठीक है। और इन सिक्कों पर दो लिपियों का प्रयोग हुआ है, या मुद्राओं पर दो लिपियों का प्रयोग हुआ है। एक है ब्राह्मी और दूसरा है खरोष्ठी, ठीक है। और इसके बाद नहपान के बारे में आपने देखा था। हाँ, एक चीज़ आप जरूर याद कर लेते हैं, तो मुझसे छूट गया मैटर। आप कह दीजिए कि नहपान की उपाधियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। तो आप लिखिए नहपान की उपाधियाँ क्या हैं, ठीक। तो आप कह दीजिएगा सर एक तो छत्रप है, दूसरा महाछत्रप है और तीसरा राजन की उपाधि को उसने धारण किया था। बस छत्रप, महाछत्रप और राजन, नहपान ने, भूमक ने नहीं। भूमक एक संस्थापक है बस, और कोई जानकारी नहीं सर। अब कादर्मक शाखा के दो शाखा, चस्टन और दूसरा है
रुद्रदामन। ठीक है, तो इस चस्टन का विवरण किस में दिया? सब सातवाहन में हम पढ़ा चुके हैं आपको। चस्टन का विवरण कौन देता है? टालमी। और टालमी की किताब क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर टालमी की किताब क्या है? ज्योग्राफी। तो टॉलमी अपनी किताब में क्या बताता है चस्टन के बारे में? कि इन्होंने पुलमावी सातकर्णी को, पुलुमावी मतलब सातवाहन शासक पुलमावी सातकर्णी को पराजित किया था। ठीक है, और यही रुद्रदामन है जिसका जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, जिसे आपने पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा बच्चों, ये देखो जूनागढ़ अभिलेख, इसको बहुत ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि संस्कृत का है, सुदर्शन झील का इसमें है। लेकिन जो चीज़ आपके अतिरिक्त मतलब आपको अकाट्य बना देता है, लोगों से अलग कर देता है, वह क्या है? ठीक है, तो आप कह देंगे कि सर जो अंतिम जूनागढ़ जो अभिलेख है, यह पहला अभिलेख है जिसमें सर स्वयंवर प्रथा का उल्लेख है। स्वयंवर प्रथा, विवाह की स्वयंवर प्रथा का उल्लेख करने वाला, ठीक है, विश्व का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य क्या है? ठीक है, तो आप जान गए ना। अब कह दीजिएगा इसी कादर्मक शाखा का अंतिम जो शक शासक है वह है रुद्र सिंह थर्ड, और इसी रुद्र सिंह थर्ड को किसने पराजित किया? तो आप कहोगे कि सर इनको पराजित करने वाला शासक कौन था? तो आप कहोगे कि सर वह दूसरा कपड़ा दीजिएगा, ये कपड़ा गिर गया नीचे। नहीं है क्या? दीजिए, हमको वही दीजिए, छोड़िए, हटाइए, हम ले लेते। तो आपने ये चीज़ पढ़ लिया। अब हमको एक डायनेस्टी और पढ़ लेनी, छोटी सी डायनेस्टी है। ठीक है, और वह डायनेस्टी क्या है? तो आप कहेंगे पहलव राजवंश। ये भी आप पढ़ लीजिए, राजवंश। ठीक है, पहलव डायनेस्टी। ठीक है, तो बच्चों ये पहलव क्या है? तो है छोटा लेकिन बहुत काम का चीज है। तो आप कहेंगे कि सर पहलव मूल निवासी कहाँ के हैं? मूल निवासी कहाँ के हैं? तो आप कहोगे कि सर ठीक है, पहलव, ठीक है, यह मूल निवासी हैं परथिया के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? परथिया। अब हम आपको यह बता दें कि परथिया की लोकेशन क्या है, परथिया की स्थिति क्या है। तो आप कहोगे परथिया, ऐसे लिख दो, परथिया की स्थिति ना। ठीक है, तो आप ऐसे दो भाग कर लो, स्थिति। ठीक है, तो आप कह देना कि सर ये बैक्टीरिया मतलब बल्क। तो आप कहोगे कि सर यह बैक्टीरिया या बल्क, यहाँ लिख देते हैं पुनः एक बार, बल्क के किधर है? आप कहोगे कि सर बैक्टीरिया के पश्चिम में है। कौन? परथिया। और कैस्पियन सागर के, ठीक है, कहाँ पर है? आप कहेंगे कि सर दक्षिण पूर्व में है। कैस्पियन जो सागर है उसके दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, कौन सा स्थान? आप कहोगे परथिया। ठीक है, अब आप कह दोगे कि छोटी छोटी हेडिंग करिए, पहलव राजवंश का संस्थापक कौन है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहलव राजवंश का ऐसे लिखो संस्थापक,
संस्थापक, तो आप कहोगे कि सर मित्रदात फर्स्ट है, मित्रदात फर्स्ट यह है। अब आप सोचते होंगे कि इसका हम समय लिखें कि इसका समय क्या है। तो बच्चों देखो, कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन जो अनुमानित एक डेट है हम उसकी बात कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि 171, ठीक है, हमने 171 लिखा, कहीं पर 181 लिखा होगा, कहीं पर 161 लिखा होगा, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 171 ईसा पूर्व, ठीक है। हमने जो भी डेट ली है सारी एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है। आपको भी यही करना चाहिए, ठीक है। 130, या तो हमने एनसीईआरटी कंसल्ट करते हैं डेटिंग के लिए, या नेशनल बुक ट्रस्ट पर लेते हैं, ठीक है। 130 ईसा पूर्व का इनका समय है, ठीक है। आप कहोगे इन्होंने क्या किया था, किसने, मित्रदात ने क्या किया था। इन्होंने पूर्व की ओर विस्तार शुरू किया, तो पूर्व में कौन आएगा, भारत आएगा। पूर्व में विस्तार किया और ये फिर कहाँ आ गए, आप कहोगे कि जड्रोसिया। जड्रोसिया मतलब जड्रोसिया मकरान का तटवर्ती क्षेत्र, जड्रोसिया। फिर ये हेरात होते हुए, ठीक है, कहाँ पहुँच गए थे, सिस्तान पहुँच गए। और सिस्तान कहाँ है, हमने आपको ही बताया था, सिस्तान, ठीक है। लेकिन जो मित्र, इसके बाद जानकारी नहीं है इसके बाद, ठीक है। इसके बाद इनके बेटे आते हैं मित्रदात, ठीक है। अब मित्रदात क्या है, ये सेकंड है। इनके बारे में कोई जानकारी, सर देखिए ये लिखा हुआ है, बस, मतलब कोई जानकारी नहीं। अब मित्रदात का जो बेटा है वो है बोनानीज, बोनोनीज है, बोनोनीज। इसी को हाईलाइट कर लीजिए, बोनोनीज। ये देखिए हमने हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट कर दिया, बोनोनीज। और ठीक है, आप कह देंगे पहलव वंश का प्रथम भारतीय शासक कौन है। आप कहोगे कि सर बोनानीज है, पहलव वंश का प्रथम भारतीय शासक बोनानीज था, ठीक है। अब इसका शासन क्षेत्र आपसे पूछ देगा, ये शासन क्षेत्र कहाँ है, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर सिस्तान है, आरकोशिया और एरिया है, ठीक है। ये सिस्तान लिखा ही लिखा है। और हम क्या क्या लिख दें, अराकोशिया लिख दें। अराकोशिया इस समय कांधार में है। अराकोशिया कांधार का नाम था पुराना, अराकोशिया है, ठीक है। फिर क्या है, आप कहोगे एरिया या हेरात का हिस्सा है। आप कहेंगे सब भारत में कहाँ आता है, उस समय तो था ना, ठीक है। अब इनकी उपाधि क्या है, इनकी उपाधि क्या है, तो आप कहेंगे महाराज, ठीक है। रजस महतस, महाराज, महाराज, ठीक है। रजत महतस, महाराज रज, ठीक है, रजत, ठीक है, महतस, ठीक है। फिलहाल इतने से आपका काम चल सकता था, महाराज और महतस से आपका कार्य हो सकता था, ठीक है। अब कोई जानकारी, आप कहेंगे नहीं सर कोई जानकारी और नहीं है बोनानीज के बारे में। अब हम इसके बाद किसको पढ़ेंगे, आप कहेंगे अगले शासक को पढ़ेंगे। और अगले शासक का नाम क्या है, आप कहेंगे इस पैलीरीसिस, रिसिस का नाम लिखा है, ठीक है। और आप याद रखिएगा, ठीक है, इनकी जो मुद्राएं हैं, ठीक है, टाइम फाइम कुछ नहीं पता है। इनकी मुद्राओं में दो लिपियों का प्रयोग हुआ है, दो लिपियों का प्रयोग हुआ है, एक यूनानी और दूसरा खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो यूनानी लिपि का प्रयोग मुख्य भाग पर हुआ है, मुख्य भाग पर, ये मेन है मुख्य भाग पर। तो मुख्य भाग पर क्या लिखा गया है, आप कहेंगे इस पेलेरिस का नाम लिखा गया, ये लिख लो यहाँ। और खरोष्ठी में क्या लिखा गया है, एजेज का नाम लिखा गया है। इसका मतलब वहाँ हमने आपको बताया था ना कि एजेज क्या है, पहलो का सामंत था। बाद में एजेज ने विद्रोह करके पहलो सत्ता का अंत कर दिया था, ठीक है।
क्लियर हो गया। अब आप कहोगे कि और कोई जानकारी नहीं। हाँ, अगला जो जानकारी है वही आपसे क्वेश्चन अब तक जितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है पहलों से, आपका सारा क्वेश्चन अगले शासक से ही है, अब तक इन जगहों से नहीं पूछा गया है। ठीक है, हाँ, शासन क्षेत्र सिविल में पूछा गया है। ठीक है, तो शासन क्षेत्र नहीं पूछा गया, राजधानी पूछी गई है इसकी। ठीक है, ये मूल निवास पूछा गया है। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे गोंडो फार्निज। फार्निज, ठीक है, आप लोग इसे क्या पढ़ लेते हैं, गोंडो फर्नाडीज पढ़ते हैं, गोंडो फार्निज। ठीक है, तो गोंडो फार्निज का अभिलेख क्या है? आप कहेंगे सर इनका प्रसिद्ध अभिलेख है तख्ते वाही अभिलेख, वाही अभिलेख। और यह तख्ते वाही अभिलेख कब का है? तो आप कहोगे कि सर यह 103 ईस्वी का है। क्लियर? अब हमको याद रखना है गोंडो जो फार्निज है, ठीक है, इसका धर्म क्या है? धर्म, तो बच्चों आप याद रखिएगा प्रारंभ में यह शैव मतावलंबी था, शैव मतावलंबी था, लेकिन बाद में यह किस में बदल गया? ठीक है, तो आप कहोगे शैव मतावलंबी, पहले तो इतना लिखो कि यह शैव मतावलंबी कैसे कह सकते हो? आप कह सकते हो कि क्योंकि सर इनके सिक्कों पर, ठीक है, क्या है? आप कहेंगे कि सर त्रिशूल धारण किए हुए या त्रिशूल धारी शिव हैं, और इनकी उपाधि क्या है सिक्कों पर? यह हाईलाइट आप नहीं कर रहे हैं मैटर को, उपाधि है देवव्रत, देवव्रत। ठीक है, किसका? पर्यायवाची है, शिव का। ठीक है, लेकिन बाद में यह किस धर्म का अनुयायी हो जाता है? आप कहेंगे ईसाई, क्रिश्चियन बन जाता है ये। अब क्रिश्चियन किसके द्वारा बनता है, किसने इसको बनाया? तो आप याद रखेंगे भारत आने वाली पहली ईसाई मिशनरी कौन है? तो आप कहिएगा कि सर भारत आने वाली पहली ईसाई मिशनरी, ठीक है, 100 एडी में आती है, 100 एडी में आती है। ठीक है, 1 सेंचुरी एडी में आती है। ठीक है, 1 सेंचुरी एडी या 100 एडी में आती है, ईस्वी में आती है। और इस ईसाई मिशनरी का नेता कौन है? आप कहोगे कि सेंट थॉमस हैं, और इसी सेंट थॉमस के प्रभाव में आकर के गोंडो फार्निज ने अपने धर्म को बदल दिया था, मतलब शैव धर्म को छोड़ा था और ईसाई धर्म में चला गया था या बदल गया था। लेकिन बच्चों हमको एक और चीज़ याद रखना है, यही जो सेंट थॉमस है, ठीक है, इसकी हत्या हिंदू चरमपंथियों ने मद्रास के मालापुर में कर दिया था, मद्रास के मालापुर में किया था। लेकिन सिविल सर्विसेज में मालापुर नहीं, मैलापुरम में कर दिया था। ठीक है ना, तो मालापुरम या मैलापुरम में कर दिया था। किसने? हिंदू चरमपंथियों ने। किसकी? सेंट थॉमस की। ठीक है, और अब हमको याद रखना है कि गोंडो फार्निज का उत्तराधिकारी कौन था? तो आप कहेंगे कि सर गोंडो फर्नांडीज का जो वारिस है वो है एब्दगेसस। एब्दगेसस, कोई जानकारी नहीं। इसका संतान कौन है? आप कहेंगे पकोरिस, पकोरिस। ये सब चीज़ें ध्यान से देखा करिए। ठीक है, पकोरिस, कोई जानकारी नहीं। हाँ, पकोरिस का बेटा है कौन? समस। समस, और बच्चों समस ही पहलव वंश का अंतिम दीपक है। मतलब पहलव वंश का अंतिम शासक कौन है? समस है। और समस की हत्या और पराजय के बाद, ठीक है, कौन सा साम्राज्य बना था? कुषाण साम्राज्य बना था। ठीक है,
तो आप याद रखिएगा कि कुषाण साम्राज्य हमारा अगला टॉपिक है। जैसा कि हमने कल के क्लासेस में आपके सामने कह रखा था कि हम ठीक है आप कुषाण का क्लास लेंगे, ठीक है, लेकिन हमें ये फील हुआ कि नहीं कुछ भी छूट सकता है, इसलिए हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन को ले लिया था। और अब हम लोग ठीक है कल देखेंगे कुषाण डायनेस्टी, ठीक है, कुषाण राजवंश, ठीक है, राजवंश। क्लियर? आप में थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जब तक आप स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, हमने आपको शुरू में कर रखा था कि हमारी ये क्लास आपके एग्जामिनेशन के लिए ठीक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और शायद कोई भी क्वेश्चन आप भूल से भी मत सोचिएगा कि इससे बाहर से भी कोई क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जहां आपको बताया जा रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है आप उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा मैटर को। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कुषाण राजवंश और ये देखेंगे द डे आफ्टर। थैंक यू बच्चों, विशिंग यू ऑल द लक। और हमारी जो पॉलिटी के क्लासेस हैं वो शुरू हो चुके हैं। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।